जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 11th के फिजिक्स का जो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कि सदिश के घटक। तो देखिए सदिश के दो ही घटक होते हैं, एक होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा। और वो जो एक्स एक्स के लिए कॉस थीटा होता है और दूसरा वाई एक्स के लिए साइन थीटा होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस हमने लिया और वाई एक्सिस लिया, और वेक्टर जो हमने सिर्फ एक लिया है वो है वेक्टर है जो कि ओ से ए बिंदु तक है, ओ से ए बिंदु तक। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम इसकी लंबवत दूरी खींचते हैं तो लंबवत दूरी खींचते हैं तो ए से लंबवत दूरी जो एम पर आकर कटती है, और जो है यहाँ पर जो फिर जो इधर एक्स एक्सिस के अनुदिश जो ए से जब हम लंबवत दूरी खींचते हैं तो बी पर जाकर कटती है। इस तरह से ए बी बराबर हो जाता है ओ एम और ए एम बराबर हो जाता है ओ बी। तो ओ बी बराबर एफ वाई और ओ एम बराबर एफ एक्स। तो जब थीटा जो एक्स अक्ष के अनुसार चलता है, जब थीटा जो एक्स अक्ष के अनुसार होता है, तब जो cos थीटा बराबर हो जाएगा ओ एम बटे ओ ए। यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो थीटा के लिए आधार है ओ एम और कर्ण है ओ ए, तो ओ एम बाय ओ ए। तो ओ एम जो है वो है एफ एक्स, ओ एम क्या है एफ एक्स, और ओ ए यानी वेक्टर की जो लंबाई है वो है वेक्टर एफ, तो यानी इसका परिमाण हो जाएगा एफ। तो इस तरह cos थीटा बराबर हो गया एफ एक्स बाय एफ, तो एफ एक्स बराबर निकल गया एफ cos थीटा। उसके बाद साइन थीटा, जो साइन थीटा का अगर मान लेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी ए एम बटे ओ ए। तो ए एम का मान है एफ वाई और ओ ए का मान है एफ, तो एफ बराबर हो गया एफ साइन थीटा। ये हो गया सदिश के घटक के लिए। तो सदिश के घटक के लिए जो दो ही मान होते हैं, एफ एक्स बराबर एफ cos थीटा और एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा, तो ये हो जाता है सदिश का घटक। देखिए मैंने कुछ जो है केमिस्ट्री के लिए, आपके जो केमिस्ट्री के लिए जो मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स तैयार किए जो कि भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए आपका 12th लेवल मजबूत होना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो सबको जानने के लिए पहले बेस भी मजबूत होना चाहिए, या उसके बारे में कुछ ऐसा नॉलेज भी पता होना चाहिए जो कि हमें याद करने पड़ते हैं। समझने से सिर्फ काम नहीं चलता। कि जैसे है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है अयस्क जो इसका है वो है बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट से एल्युमिनियम को निकाला जाता है। उसके बाद धरती पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो वो है एल्युमिनियम। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो धातु है इस धरती पर वो है एल्युमिनियम। उसके बाद कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है, तो कौन सी धातु जो अपने ऑक्साइड से रक्षित होती है, तो वो भी है एल्युमिनियम। उसके बाद एमरी किसको कहते हैं, एमरी कहते हैं अशुद्ध एमिना को, एल्यूमिना को। तो एल्यूमिना क्या है, तो एल्युमिनियम का ही एक अयस्क है। उसके बाद कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए जो क्या उपयोग में लाया जाता है, तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लाया जाता है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। उसके बाद साधारण नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड। उसके बाद फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला विलयन कौन सा है, तो वो है सोडियम थायोसल्फेट। तो फोटोग्राफी में जो सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो वो है कर्नालाइट। उसके बाद समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, समुद्री जल में जो है सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है यानी नमक पाया जाता है, तो क्योंकि नमक जो है वो समुद्र के पानी से ही बनता है। उसके बाद क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो क्लोरीन जो है बुझे चूने के साथ मिलकर जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जो कि गंदे नाले सब में यूज किया जाता है। उसके बाद चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या आता है, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद उपास्थि और अस्थि के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है, तो आवश्यक तत्व है हड्डी के मजबूत करने के लिए हड्डी यानी अस्थि, तो वो है कैल्शियम। इसीलिए कहा जाता है कि दूध खाइए, क्योंकि दूध में कैल्शियम ज्यादा है और दूध खाने से हड्डी मजबूत होती है। उसके बाद टेप रिकॉर्डर पर कौन सा लेप लगा होता है, तो टेप रिकॉर्डर पर जो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण लगा होता है। उसके बाद लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, तो लोहे पर जब जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। उसके बाद लोहे का सबसे शुद्ध रूप, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा कहलाता है।